हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस जे क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की फर्स्ट टेक्स्ट बुक रेनबो के थर्ड चैप्टर थर्ड थॉट्स की स्टडी करेंगे। इसको एनालाइज करेंगे। इसकी थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको बीच बीच में डील करेंगे। ये चैप्टर थर्ड थॉट्स एक शॉर्ट एसे के रूप में है और ईवी ल्यूकास द्वारा लिखा गया था। ईवी ल्यूकास वाज बोर्न एट एल्थम इन 1868 एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। वो एक जर्नलिस्ट थे, एक एसेइस्ट थे। उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, ट्रेवलॉग्स भी लिखे हैं, चिल्ड्रंस बुक्स भी लिखी हैं, लेकिन सबसे अच्छे रूप में वो एक एसेइस्ट के रूप में, एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका ये निबंध थर्ड थॉट्स यानी पुनर्विचार, इसका टाइटल देखिए थर्ड थॉट्स। ये शब्द भी ईवी ल्यूकास के द्वारा कोइनेज किया गया है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और इंग्लिश में एक कहावत है सेकंड थॉट, और सेकंड थॉट्स के आधार पर ही उन्होंने एक नया टाइटल दिया थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स का मतलब होता है कि पुनर्विचार के बाद में भी विचार, फिर विचार, विचारों की एक श्रृंखला। तो एक ह्यूमरस ऐसे है ये ऐसे ईवी ल्यूकास के एक कलेक्शन द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्जन्स जो 1919 में प्रकाशित हुआ था, वहाँ से ये लिया गया है। और ये दिखाता है कि किस प्रकार से समय बीतने के साथ में मनुष्य विचार और पुनर्विचार करने के बाद में अपने उत्कृष्ट विचारों को, अपने आदर्श विचारों को त्याग देता है और धीरे धीरे सांसारिकता की ओर और स्वार्थ प्रकृति की ओर बढ़ता जाता है। यह रचना एक धन के प्रति मनुष्य की कमजोरी पर एक सटायर है, एक व्यंग्य है। और ये ऐसे उजागर करता है कि जहाँ धन की बात आती है तो मनुष्य की जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं और जो मोरल उसका जो विचार हैं, दृष्टिकोण हैं, वो शीघ्र ही धुंधले पड़ जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। और जो मनुष्य है वो स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है, भौतिकतावादी होता है। और इन सब के कारण वह दैनिक सामाजिक व्यवहार में अपने अच्छे विचारों को, अपने आदर्श विचारों को पुनर्विचार कर, फिर विचार कर धीरे धीरे समाप्त कर लेता, परिवर्तित कर लेता है। और साथ ही यह निबंध हमें बताता है जो बिजनेस साइकोलॉजी होती है उसके बारे में, कि किस प्रकार व्यापार और वाणिज्य की दुनिया में लोग जो हैं भावुकता से काम नहीं करते हैं। भावुकता जो है वो सफलता की दुश्मन होती है। वो सेंटिमेंट्स नहीं दर्शाते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होते हैं। और साथ ही यह ऐसे हमें बताता है कि किस प्रकार से बायर और सेलर के बीच में एक सीधा साधा संबंध होता है, एकदम स्पष्ट इनके बीच में एक संबंध होता है कि जो सेलर है, जो विक्रेता है, वो अपनी समझ से जितना ज़्यादा बायर से, ग्राहक से ऐंठ सकता है वो ऐंठ लेता है। और रुपए चुकाने के बाद में, खरीदारी करने के बाद में ग्राहक जो है उसकी कोई बाध्यता नहीं रहती है, कोई उसका ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, कृतज्ञता नहीं रहती है उस व्यापारी के प्रति। तो हम देखते हैं कि ये एक शॉर्ट जो ऐसे है, ये एक फैंसी का और ह्यूमर का और सटायर का एक शानदार मिश्रण है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेखक ईवी ल्यूकास के अनुसार ये कहानी उनके एक दोस्त ने उन्हें कही थी। उनका दोस्त जो एक व्यापारी था और खरीदने बेचने का कार्य करता था, उसने अपनी एक घटना का वर्णन करते हुए लेखक से यूं कहा, महंगे से महंगे बाजार से खरीदना और अगर कभी बेचने में मुझे सफलता मिल जाए तो सस्ते से सस्ते बाजार में बेचना मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। ये उस लेखक के दोस्त ने कहा। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है
कि लेखक के दोस्त का भाग्य खरीदने और बेचने में अच्छा नहीं था, और जब वो खरीदते थे तो चीज़ें महंगी खरीद लाते थे, और जब उन्हें बेचना होता था तो बड़ी मुश्किल से उसको बेच पाते थे और वाजिब दाम नहीं मिल पाते थे। वो कहते हैं कि आम तौर पर और वास्तव में किसी तस्वीर या सजावटी वस्तु से बोर होकर, उससे तंग होकर मुझे निश्चित रूप से उस वस्तु को इस प्रकार से बेचना होता था जैसे कि जो खरीदार है, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने खरीदने की स्वीकृति दी है, जैसे कि कोई वो उनके ऊपर एहसान कर रहा हो, कोई व्यक्तिगत अनुग्रह कर रहा हो। यानी जब वो बेचते समय कीमत भी कम, और सामने वाला जो खरीद रहा है वो इस प्रकार से खरीद रहा है कि वो बेचने वाले के ऊपर एहसान कर रहा है। तो इस तरह का भाग्य या दुर्भाग्य कहें, वो नरेटर का था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि यह जो नियम है, जो साधारणतः लेखक के दोस्त पर लागू होता था, इसका एक प्रभावशाली अपवाद सामने आया। एक विशेष दिन सामने आया और लेखक सोच रहा था, ये जो नरेटर है ये सोच रहा है कि क्या शायद भाग्य तो नहीं बदल गया, क्योंकि उस दिन नरेटर को अत्यधिक फायदा हुआ। और नरेटर कहते हैं कि मैं एक अत्यंत ईर्ष्या योग्य व्यक्ति, यानी एक सफल व्यापारी बनने वाला हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यानी उस दिन उनको ऐसा लाभ हुआ पहली बार कि उनको लगा कि अब सब लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे, इस लाभ की वजह से एक सफल व्यापारी मैं बनने वाला हूँ। इस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि ये इस तरह से हुआ कि एक कैथेड्रल वाले शहर की दुर्लभ वस्तु बेचने वाली पुरानी दुकानों के चक्कर लगाते लगाते मुझे अचानक ही, अनायास ही वाटर कलर के चित्रों की एक फाइल, एक फोल्डर नज़र आया, जिसमें एक वाटर कलर वाली तस्वीर ऐसी थी जो मुझे महान चित्रकार टर्नर एक इंग्लैंड के महान चित्रकार हुआ करते थे, तो टर्नर द्वारा बनाई हुई लेखक को वो तस्वीर प्रतीत हुई। ऐसा लगा कि ये तस्वीर टर्नर की है। कैथेड्रल जो होते हैं वो मुख्य चर्च को कहते हैं, जहाँ पे बिशप जो है वो पादरी के रूप में काम में करते हैं। तो एक पुराने कैथेड्रल शहर की ये बात, तो उनको ये तस्वीर जो है ऐसा लगा जैसे टर्नर की है। और यद्यपि उस दुकान का मालिक या पुराना मालिक जो भी है यहाँ पे, उसकी राय या हो सकता है उसको इस चीज़ की आशा नहीं थी। हालांकि वहाँ पर एक जो बड़े बड़े चित्रकार होते हैं वो अपने चित्रों पे इनिशियल्स करते हैं, कुछ अपने प्रारंभिक अक्षर जो है वो टंकित कर देते हैं, अंकित कर देते हैं। तो उस जादुई नाम जो टर्नर जो है, जो अक्सर जो गलत क्रम में रखा जाता है, उसके सभी प्रथमाक्षरों के साथ वहाँ पर सेट किया हुआ था। तो लेखक ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से, कि जैसे सीरियसली नहीं, तिरस्कारपूर्ण ढंग से पूछा कि ये कितने की है। तो उस व्यापारी ने कहा, दुकानदार ने कहा कि देखो, अगर ये वास्तव में टर्नर की कृति है जैसा कि लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, लेकिन चलो तुम इसके 10 शिलिंग दे दो। 1 पाउंड में 20 शिलिंग होते हैं, यानी आधे पाउंड जितनी कीमत, 10 शिलिंग्स इसके तुम दे दो, तुम इतने में इसको ले सकते हो। किंतु यदि आप इसे न भी लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक लंदन जाऊंगा और इसके बारे में पता करूंगा, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेखक जो है वो थोड़ी देर विचार मग्न हो गए, और फिर वो लेखक को विचार मग्न देखकर दुकानदार ने कहा कि देखो, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। और उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो नरेटर कहते हैं कि मैंने उसे 10 शिलिंग दे दिए और ये ड्राइंग खरीद ली। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है
कि किस अविश्वसनीय साधन के द्वारा, इनक्रेडिबल मीन के द्वारा, और मुझे इस चित्र को 50 पाउंड में खरीदने वाला ग्राहक मिल गया। 50 पाउंड में, आधे पाउंड में इसने ये ड्राइंग खरीदी थी, 50 पाउंड में ये इसको बेच पाए। तो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से मैं बेचा, वो यहाँ की विषय वस्तु नहीं है, इस कहानी की विषय वस्तु नहीं है। क्योंकि इस कहानी का मुख्य विचार जो है वो कलेक्टर से, जो पुरानी संग्रह करता है पुरानी चीज़ों के, उनसे मोल भाव करने में, उनसे बार्गेनिंग करने में नहीं है, बल्कि जो नरेटर है वो कहते हैं कि मेरी अपनी आत्मा के साथ में, माई ओन सोल, उसके साथ में मोल भाव करने में निहित है। तो आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि मुझे 49 पाउंड और 10 शिलिंग का लाभ हुआ, 49.5 पाउंड का लाभ हुआ था, और मैं अत्यधिक खुश था, प्रसन्न था। अब फिर मैंने सोचना शुरू किया। अब देखिए ये जो कहानी का जो टाइटल है, थर्ड थॉट्स, ये यहाँ से धीरे धीरे शुरू होती है। लेखक ने सोचना शुरू किया। लेखक कहते हैं कि मैं सोचने लगा, गिरजाघर के पश्चिमी दरवाजे के पास उस जो छोटी सी गली का वह दुकानदार, उससे इसमें हिस्सेदार होना चाहिए। ये लाभ जो मुझे आज मिला है उसमें उस दुकानदार का भी हिस्सा बनता है, उसको भी इसका हिस्सेदार होना चाहिए। ऐसा लेखक सोचने लगे। लेखक सोच रहे थे कि उसने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया और मुझे भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार करना चाहिए, और उसके लिए आधा हिस्सा देना उचित होगा। जो मैंने पाया है उसका आधा हिस्सा मैं उसे देना चाहता हूँ। ये प्रथम विचार लेखक के दिमाग में आए। ऐसा सोचते हुए लेखक जो है वो कहते हैं कि मैं बैठ गया और ये कहते हुए एक छोटा सा पत्र लिखा, एक नोट लिखा कि वो जो टर्नर का पोटेंशियल चित्र था, संभावित चित्र था, जिसके बारे में उसे बिल्कुल याद होगा, वो असली निकला, और लाभ का आधा हिस्सा जो है वो इस नोट के साथ संलग्न करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैंने यही एकमात्र तर्कसंगत, सही और उचित तरीका समझा। ऐसा नोट लेखक ने लिख दिया। स्टाम्प न होने के कारण और देर हो जाने के कारण लेखक कहते हैं कि मैं इसे डाक में नहीं डाल पाया और सो गया। क्योंकि उस दिन लेखक को अत्यधिक लाभ हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ था, तो नरेटर को ज़्यादा देर तक नींद नहीं आ पाई। वो लिखते हैं कि सुबह लगभग 3:30 पर मैं पूरी तरह से जाग गया और अपनी एक आदत के अनुसार अपनी जीवन की गलतियों पर रिव्यू करने लगा, सोचने लगा कि मैंने जीवन में क्या क्या गलतियां की, और ऐसी गलतियां जिन्हें अकेलेपन के कारण कोई खतरा नहीं था। यानी मैं अकेले में उनके ऊपर विचार करने के बाद में भी अगर मैं सोचता हूँ कि ये गलतियां आगे नहीं होगी, तो ऐसा नहीं था, ये इन गलतियों को कोई खतरा नहीं था, ये गलतियां आगे भी होनी थी। तो यहाँ ये पता चलता है कि जो नरेटर है उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, वो उस पर विचार कर रहे हैं, और इन्हीं गलतियों से और उनकी गलतियों की तीव्रताओं से, गलतियों के कारण उत्पन्न तनाव को घटाते हुए मैं अपने अभी के सफल मोल भाव पर पहुंचा था। लेखक ने आज के बारे में सोचा और मैंने व्यापारी को लिखे गए पत्र की पुनः जांच की। अब देखिए नए विचार का उद्भव हो रहा है। वर्णनकर्ता कहते हैं कि मैं सोचने लगा। दोबारा देखिए थॉट जो है, दोबारा थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है। लेखक सोच रहे हैं, लेखक कहते हैं, वर्णनकर्ता कहते हैं कि मैं उसे आधा हिस्सा क्यों दूं, और मैं क्विक्सोटिक क्यों बनूं, अव्यावहारिक क्यों बनूं। यह दुनिया जो है क्विक्सोट्री के लिए, यानी आदर्शवादिता के लिए नहीं है। विचार पहले से थोड़ा परिवर्तित हो गया, और जो चित्र है इसकी संभावना को, ये जो टर्नर का है या नहीं है, इसको मेरी आंख ने पहचाना था, न कि उस दुकानदार की आंख ने। और वह तो वस्तुतः इसमें फेल हो चुका था, उसको पता ही नहीं चला, वह अपने काम को नहीं जानता। और इन एप्टीट्यूड को, अयोग्यता को लाभांश क्यों दिया जाए। तो लेखक के विचार जो हैं परिवर्तित हो रहे हैं। नहीं, लेखक कहते हैं नहीं, अधिक से अधिक 10 पाउंड का उपहार जो है वो पर्याप्त से कहीं ज़्यादा होगा।
तो अब आधे हिस्से से जो वर्णन करता है नरेटर है वो 10 पाउंड पे आ गए। आगे फिर देखिए क्या होता है कि वर्णनकर्ता कहते हैं कि नींद मुझ पर एहसान करने से इनकार कर रही थी, नींद आ नहीं रही थी यानी। और मैंने जो है छोटी कहानियों की एक पुस्तक ली और कहानी पढ़नी शुरू की। फिर मैंने पुनः अपनी आंख बंद कर ली और वापस उस दुकानदार के बारे में सोचने लगा। मैं विचार करने लगा। अब फिर थॉट प्रोसेस ये चेन स्टार्ट हो गई। लेखक सोचने लगे कि उससे 10 पाउंड क्यों भेजूं। 10 पाउंड भी भारी रकम लगने लगी। इससे उसका अपने ग्राहकों के बारे में गलत विचार बनेगा। लेखक अपने आप को ये चीज़ें समझा रहे हैं। देखिए, खुद की उनकी सोल से मोल भाव हो रही है, खुद की आत्मा से मोल भाव हो रहा है। तो लेखक कहते हैं कि इससे उसका अपने ग्राहकों के बारे में गलत विचार बनेगा, जिससे कोई भी जो ग्राहक है इतना अच्छा नहीं होगा जितना मैं हूँ, इतना उदार नहीं होगा जितना मैं हूँ। और फिर वो दुकानदार रोज़ ऐसे पत्रों की, रोज़ ऐसे नोट्स की अपेक्षा करेगा कि कोई और भी मुझे लाभांश भेजेगा, और कोई भी नहीं भेजेगा तो वो निराश हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे उसका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा तिक्त और कटु बन जाएगा, और वो बेचारा प्राणी जो है भरपूर आंसू बहाएगा वो, और दुखी हो जाएगा। तो ऐसे बूढ़े आदमी को दुखी करना ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे भले स्वभाव के व्यक्ति को इस तरह से आहत करना खराब बात है, दुख की बात है, ये अपराध है ये। तो नहीं, 10 पाउंड देना तो बहुत ही बेतुका रहेगा। 5 ठीक है, 5 ही बहुत होंगे। और 10 देने से तो हो सकता है कि वो अपने आपे से बाहर हो जाए, उसका सिर फिर जाए। तो लेखक ने इस तरह से एक नई बात बनाई और 10 पाउंड से वो आ गए 5 पे। फिर देखिए अगली सुबह नरेटर कहते हैं कि मैं कपड़े पहन रहा था, तो फिर उस दुकानदार के बारे में, उस व्यापारी के बारे में सोचने लगा। सोच फिर चलने लगी, श्रृंखला है, चल रही है। नरेटर कहते हैं कि मैं जीवन में पहली बार अधिक लाभ कमाने में सफल हुआ हूँ, पहली बार हुआ हूँ। और लाभ के एक बड़े हिस्से को देकर, 5 पाउंड को देकर मैं इसे खराब क्यों करूं। और ये तो व्यापार की जो देवी है उसका अपमान है, सीधा साधा अपमान नहीं है क्या? चाहे वो देवी जो भी हो, ये उनका अपमान है। क्या यह उससे मेरी ये जो उपेक्षा है या जो मेरी अपमान है उसको कहना नहीं हो गया? आखिर 1 या 2 दिन में ही तो हमारे संबंध अच्छे हुए हैं व्यापार की देवी से। अभी तो मेरे संबंध अच्छे हुए, यानी कल ही तो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, और आज ही मैं उनसे संबंध बिगाड़ लूं। और जो इस तरह की अपमानित स्त्री होती है, उनका जो क्रोध होता है वो बहुत ही भयंकर होता है, भयानक होता है। यानी व्यापार की देवी फिर अगर अपमानित हो गई तो मेरे ऊपर घोर विपदा आ सकती है, और इससे हो सकता है शायद मैं मर ही जाऊंगा। शहर के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े मैग्नेट्स हैं, वो शायद इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वो इस प्रकार की जो मूर्खतापूर्ण, भावुकतापूर्ण जो हरकतें हैं वो नहीं करते हैं। वो दूसरों को लाभांश दे देना, दूसरों पे कृपा कर देना, भावुकतापूर्ण कदम उठा लेना, ये सब काम बड़े बड़े व्यापारी नहीं करते हैं। और भावुकता जो है ना, वो सफलता का निषेध है। जो भावुक है वो सफल नहीं हो सकता। तो यदि मुझे इस नए क्षेत्र में मैं कला पारखी बन के उभर रहा हूँ और इस भूमिका में मुझे सफल होना है, तो मुझे अपनी भावनाओं को, अपने सेंटिमेंट्स को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। लेखक की सोच चल रही है। अब वो सोचते हैं कि नहीं, 5 पाउंड देना तो बेतुक की बात है। 1 पाउंड के उपहार से काम चल जाएगा। 1 पाउंड का जो उपहार है वो ठीक रहेगा, और मेरे लिए तो इसका कोई महत्व नहीं है, किंतु व्यापारी के लिए ये बहुत बड़ा अप्रत्याशित लाभ होगा, और उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए भी हो जाएगा। उसको तो बहुत अच्छा लगेगा ये। तो एक छोटे से नोट के साथ में 1 पाउंड दे देना ठीक रहेगा, ऐसा लेखक ने सोचा। आगे वो कहते हैं कि पत्र में ये लिखा था कि मैंने चित्र को लाभ देकर बेच दिया है,
कितना लाभ हुआ ये नहीं बताया गया है यहाँ पे, और कि लाभ देकर बेच दिया है जिससे मैं उसे उपहार दे सकूं, क्योंकि मेरा ये पुराना और शायद विचित्र विश्वास है, मेरी एक बिलीफ है कि आदमी को इस तरह का काम करना चाहिए, एक अपने लाभ में सहभागी बनाना चाहिए। इसलिए मैं दुकानदार को लिखते हुए कहते हैं आपको सहभागी बना रहा हूँ, और सौभाग्य से मैं लोगों को सहभागी बनाना पसंद करता हूँ, सौभाग्य में लोगों का सहभागी बनाना उचित रहेगा, ऐसा उसने उस नोट में लिख दिया। आगे देखिए, जब वो नरेटर कहते हैं कि जब मैं लंच के लिए क्लब पहुंचा तो वह लिफाफा मेरी जेब में था जिसमें पत्र और वो चेक रखा था, 1 पाउंड का चेक। और उस दोपहर क्योंकि इलेटेड माहौल था, उसके प्रसन्न था, और लेखक ने ब्रिज गेम, जो ताश का एक जुआ होता है ब्रिज, इतनी बुरी तरह से खेला कि लेखक कहते हैं कि मुझे उस पत्र को डाक में न डालने पर खुशी हुई। यानी लेखक जो है वो पूरी तरह से वहीं ब्रिज में उस जुए में कंगाल हो गया, 1 पाउंड देने जैसा वो बचा नहीं। तो लेखक उसको इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि मैं इतनी बुरी तरह से खेला कि मुझे उस पत्र को डाक में न डालने पर खुशी हुई, शुक्र है कि मैंने भेजा नहीं इसको। आखिर लास्ट में वो फिर अपने आप को समझाते हैं कि आखिर वो लिफाफे और उसमें रखी सामग्री को फाड़ते हुए, नष्ट करते हुए लेखक के विचार चल रहे हैं, उनके थर्ड थॉट्स चल रहे हैं। कि नरेटर कहते हैं कि इस तरह के मोल भाव जो है ना वो बिजनेस के पार्ट्स होते हैं, ये व्यापार के अंग हैं। कि एक जो बेचने वाला होता है विक्रेता और एक जो खरीदार होता है ग्राहक, उसके बीच में खरीद और बिक्री का काम पूरी ईमानदारी के साथ होता है। और जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो अपनी ओर से जितना ऐंठ सकता है वो ग्राहक से ऐंठ लेता है, जितना उसको ठग सकता है ठग लेता है, एक्सटोर्ट कर लेता है, और उतना मांगता है कि इसके देने के बाद में जो ग्राहक है, बायर है, उसकी व्यापारी के प्रति, उस दुकानदार के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, कोई बाध्यता नहीं रहती है, और घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा, इस ऐसे में हमने देखा कि जो नरेटर है वो उस दुकानदार को लाभ का आधा हिस्सा भेजना चाहता था, परंतु थर्ड थॉट्स के चलते और बार बार पुनर्विचार करने के बाद अंततः उसने कुछ भी नहीं भेजा। और इससे ये पता चलता है कि जब किसी के दिमाग पर सेल्फिशनेस और जो सांसारिक बुद्धि है, वर्डलीनेस, वो हावी हो जाते हैं, तो ये जो पुनर्विचार चलते रहते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। और जो अच्छे विचार हैं और उदात्त विचार हैं, लॉफ्टी आइडियाज, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे जो तर्क हैं वो किसी और से नहीं चलते, स्वयं के साथ चलते हैं, और व्यक्ति जो है वो स्वयं को ही आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अपने आप को व्यक्ति समझा लेता है, और मानो हम अपनी ही आत्मा में किसी को समझा रहे हों कि हम जो भी कर रहे हैं वो न्याय संगत है और उचित है। और यही कारण है कि धीरे धीरे नरेटर जो है वो अब लास्ट में ये कहता है कि ये जो मोल भाव होता है आपस में, ये उनका डायरेक्ट इश्यू है, और ये वहीं पे समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।